बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम बैड डेट्स और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, एक तो है बैड डेट्स जब हो जाते हैं रिकवरेबल हो जाते हैं, और एक ये है कि जो बैड डेट इरिकवरेबल होते हैं उनको बाद में जब रिकवर हो जाते हैं हम उसको कैसे रिकॉर्ड करते हैं और फिर उसकी प्रोविज़न कैसे रिकॉर्ड करते हैं। जैसा कि हमने पहले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, इसको हम इसमें डिस्कस करेंगे। और स्पेशली इसमें जो रिकवर्ड होते हैं, बैड डेट रिकवर्ड होते हैं, उनको कैसे डिस्कस करते हैं, कैसे रिकॉर्ड करते हैं, इसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे पास है क्वेश्चन है, जे ब्लेन कमेंस बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2009 एंड प्रिपेयर हर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू 31 दिसंबर every year for the year ended 31st December 2009. Bad debts written off amounted to £1,400. It was also found necessary to create an allowance for doubtful debts of £2,600. In 2010, debts amounting to £2,200 proved bad and were written off. J. Sweeney, whose debt of £210 was written off as bad in 2009, settled her accounts in full on 30th November 2010. जो कि 2009 में राइट ऑफ किए थे हमने, वो 2010 में रिकवर हो गए हैं। As at 31st December 2010, total debts outstanding were £92,000. It means के accounts receivable 92,000 थे. It was decided to bring the provision up to 4% of this figure on that date. अब 4% हम इनका accounts receivable जो कि 92,000 है, उनका हम 4% provision रिकॉर्ड करेंगे at the end of the 2010. In 2011, £3,800 of debts were written off during the year. Means ये bad debts हो गए थे 2011 में, and another recovery of £320 was made in respective of debt written off in 2009. ये भी 2009 में write off किए थे, लेकिन ये recover हुए हैं 2011 में। ये इसमें कोई अकाउंट रिसीवेबल मेंशन नहीं किया गया, इसमें डिफरेंट अकाउंट रिसीवेबल हैं, वेरियस अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स हैं। एज एट 31st December 2011, टोटल डेट्स आउटस्टैंडिंग वर 72,000. द अलाउंसेस फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी चार्ज 5% ऑफ दिस फिगर. You are required to show for the year 2009, 10, 11 the bad debt account, and B is bad debt recovered account and allowance for doubtful debts. इसमें हम पहले bad debt account बनाएंगे, उसके बाद जो recovered हुए हैं bad debts हमारे पास again वो जो हमने recover किए हैं, और उसके बाद allowance for doubtful debts mean provision उसकी record करेंगे, provision for doubtful debts. हम देखते हैं कि हम इनको वन बाय वन कैसे अकाउंट मेंटेन करते हैं, इनको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले हम बैड डेट अकाउंट देखेंगे। बैड डेट अकाउंट, इसमें जब 2009 में जो बैड डेट्स हुए थे, जो जिनको राइट ऑफ किया था हमने, दैट इज़ £1,400। अब चूँकि बैड डेट्स ये एक्सपेंस होते हैं, ये डेबिट होते हैं, और अकाउंट रिसीवेबल इसमें क्रेडिट हो जाते हैं, उनको हम डेटर्स भी कहते हैं। तो बैड डेट को हम डेबिट करेंगे, और जो अकाउंट रिसीवेबल हैं उनको हम वेरियस अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स लिख देंगे, एक ही बात है। तो उसको हमने ये पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिया कि ये क्रेडिट हुए थे, इनकी वजह से हमारे बैड डेट्स डेबिट हुए हैं। बैड डेट्स टू वेरियस डेटर्स। उसके बाद इनको क्लोज़ कैसे करना है हमने, जब इसको ईयर एंड पे क्लोज़ करते हैं, पीरियड एंड पे, तो ये होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैड डेट्स। बैड डेट्स क्रेडिट हो जाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाता है। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो रहा हो, देन या तो एक्सपेंस होता है या ये लॉस होता है। अब ये एक्सपेंस है चूँकि, अब प्रॉफिट एंड लॉस ये बैड डेट क्रेडिट हो जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस चूँकि डेबिट हो रहा था, तो हमने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को यहाँ पे पर्टिकुलर कॉलम में लिख दिया।
नेक्स्ट 2010 में कितने बैड डेट्स हुए थे, राइट ऑफ किए थे 2200 पाउंड्स। अब ये अगेन वही करेंगे, बैड डेट एंट्री जो है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स क्रेडिट। जैसे हम ये 2200 को डेबिट किया और वेरियस डेटर्स जो कि अकाउंट रिसीवेबल हैं जिनको कहते हैं, ये हमने चूँकि क्रेडिट किए थे तो यहाँ पे लिख देंगे उनको वेरियस डेटर्स या वेरियस अकाउंट्स रिसीवेबल। अब इसको क्लोज उसी तरह ही हम जब पहले एंट्री दे चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू बैड डेट्स क्रेडिट। अब बैड डेट्स क्रेडिट हो रहा है, इसको क्रेडिट रिकॉर्ड करेंगे। जब क्लोज करेंगे तो हमने इसको क्रेडिट कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो रहा तो प्रॉफिट एंड लॉस को हमने पर्टिकुलर कॉलम में यहाँ लिख दिया कि इसकी वजह से हमारा ये क्रेडिट हुआ है। अब 2011 में बैड डेट्स कितने हुए, 3800 पाउंड्स जो कि हमने राइट ऑफ किया 2011 में। इसकी भी अगेन वही एंट्री होगी, बैड डेट्स अकाउंट टू डेटर्स या अकाउंट रिसीवेबल्स क्रेडिट। अब बैड डेट्स को हमने डेबिट किया था और वेरियस अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स इसको हमने क्रेडिट किया था, हमने वो इसको यहाँ लिख दिया वेरियस डेटर्स। जब हम क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे और बैड डेट अकाउंट्स को क्रेडिट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इसको अगेन क्रेडिट कर रहे हैं बैड डेट अकाउंट को, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसको यहाँ लिख दिया क्योंकि वो डेबिट हो रहा था। इसके बाद हम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट बनाएंगे। इसमें बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट कैसे बनता है, इसमें जे स्वीनी जो कि 2010 में था, जिसने हमें रिकवर्ड, हमने इस अकाउंट रिसीवेबल थी जे स्वीनी जिससे हमने रिकवर्ड किया था, उसने हमें अमाउंट जो 2009 में राइट ऑफ की थी हमने एज अ बैड डेट, तो वही हमें अमाउंट वापस आई है 210 पाउंड। हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सबसे पहले जब बैड डेट रिकवर्ड होते हैं उसको अकाउंट रिसीवेबल फर्स्ट एंट्री डालते हैं, अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट करते हैं क्योंकि अगेन वो हमारा एसेट बन जाता है, अकाउंट रिसीवेबल एसेट बन गया टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब इसमें क्रेडिट करते हैं क्योंकि बैड डेट डेबिट होता है, अब जब रिकवर होगा तो उसको एज लिख देंगे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, क्रेडिट लिख देंगे। अब ये देखें जैसे बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट हो रहा है और जो अकाउंट रिसीवेबल है वो डेबिट हो रहा है। अकाउंट रिसीवेबल कौन है, यहाँ जे स्वीनी। उसके बाद जब हम इसको क्लोज करेंगे पीरियड एंड पे मीन ईयर एंड पे, तो बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट होता है इट मीन्स ये या तो हमारा प्रॉफिट होता है या ये हमारा इनकम होती है या प्रॉफिट होता है, या ये हमारा जो एक्सपेंस है फिर से ये रिकवर होता है, उसको इसलिए हम करते हैं क्रेडिट। अब ये रिकवर हुआ है तो 210, तो ये डेबिट हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट था, इसलिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया पर्टिकुलर कॉलम में। अब नेक्स्ट 2011 में जो रिकवरी हुई है दैट इज़ 320, जो कि डिफरेंट अकाउंट्स रिसीवेबल थे, डेट्स से डिफरेंट, एक पर्सन नहीं था, तो इससे हम क्या रिकवरी हुई है 320 पाउंड्स की। हम इसको अगेन वही हमारे पास आएगी एंट्री अकाउंट्स रिसीवेबल डेटर्स, या इनको डेटर्स भी कहते हैं, अकाउंट रिसीवेबल भी कहते हैं, डेबिट हो जाएगा, और बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट ये क्रेडिट हो जाएगा। हम बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, ये यहाँ पे हमने बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया और वेरियस डेटर्स लिख दिया, वेरियस अकाउंट रिसीवेबल भी लिख सकते हैं हम इनको ऑन 31 दिसंबर 2011 में। और जब हम इसको क्लोज़ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, क्लोज़ करेंगे जब ईयर एंड पे मंथ जब भी पीरियड एंड होगा इसका, जब हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब प्रॉफिट होता है या हमें कोई इनकम होती है उस वक्त हम इसको क्रेडिट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास जो कि एक्सपेंस रिकवरी हुई है जो कि हमारे बैड डेट्स थे, तो फिर ये क्रेडिट इसलिए हो रहा है। अब ये हमने बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट हुआ था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो हमने इसको डेबिट कर दिया बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को, और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट में था इसलिए हमने यहाँ लिख दिया इसको
2011 में 31 दिसंबर में। अब हम बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट की जब एंट्री डालेंगे तो इसमें डिफरेंट एंट्रीज़ होती हैं। व्हेन राइट ऑफ बैड डेट्स इन प्रीवियस ईयर्स इज़ रिकवर्ड, जब रिकवर्ड होते हैं तो अकाउंट रिसीवेबल को हम फौरी डेबिट करते हैं और बैड डेट्स रिकवर अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। और सेकंड वन में जब हम उनसे रिसीव करते हैं वही बैड डेट्स जो अमाउंट हमारी रिकवर हो चुकी होती है, कैश या बैंक अकाउंट, उसमें अगर कैश हमें दें तो कैश डेबिट कर देते हैं, अगर हमें चेक मिले तो हम बैंक को डेबिट कर देते हैं और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाता है। अब हम इन दो एंट्रीज़ की जगह एक एंट्री भी कर सकते हैं, जैसे कि हम नेक्स्ट एंट्री करेंगे, थर्ड वन एंट्री देखेंगे। वी कैन रिकॉर्ड दिस वन एंट्री इंस्टेड ऑफ अबव टू एंट्रीज़। हम ये एक एंट्री कर सकते हैं ऊपर वाली दो एंट्री से। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट कर देंगे, टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। क्योंकि हमारे पास जब कैश आएगा, हम रिकवर्ड तो हो गया होगा, तो मैं वो जब हमें रिसीव करेंगे हम कैश या चेक तो डेबिट कर देंगे और बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट कर दे, जो हमने प्रीवियसली बैड डेट्स को डेबिट किया था, अब क्रेडिट कर देंगे रिकवर्ड के नाम से, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट। ऊपर वाली एंट्रीज़ अगर आप दो देखें तो उसमें अकाउंट रिसीवेबल फर्स्ट एंट्री में डेबिट हो रहा है, सेकंड में क्रेडिट हो रहा है। अब ये दोनों नल एंड वॉइड हो जाएंगे, एक डेबिट है और एक क्रेडिट हो गया, नल एंड वॉइड हो गए। अब कैश सेकंड एंट्री में डेबिट हो रहा है, नीचे थर्ड एंट्री में ये देखें ये डेबिट हो गया और ऊपर बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, वही थर्ड एंट्री में क्रेडिट हो गया। इट मीन उन दोनों एंट्रीज़ में अकाउंट रिसीवेबल एक दूसरे से नल एंड वॉइड हो गया, एक में डेबिट हो रहा है एक क्रेडिट हो रहा है, और दूसरे दोनों एक डेबिट है एक क्रेडिट है, वो नीचे थर्ड एंट्री में दोनों मिल गए, तो ये एक एंट्री बन गई। लेकिन अगर हम ऊपर वाली दोनों एंट्रीज़ करेंगे उससे हमें ये पता चलेगा, अकाउंट रिसीवेबल यहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें ये होगा कि हमें पता चलेगा हमें किससे रिकवर्ड हुई है एंट्री, कि ये फ़लाँ पर्सन था, फ़लाँ अकाउंट रिसीवेबल था, उससे हमें ये रिकवर्ड हुआ है, हम उसका नाम लिखेंगे। देन नेक्स्ट जब दूसरी एंट्री करेंगे कैश या बैंक की, तो फिर हम उसका फिर अगेन उसका क्रेडिट करेंगे नाम लिख के, इससे हमें पता चलेगा। नेक्स्ट उससे फिर ट्रेडिंग करेंगे हम, इसलिए हम फर्स्ट टू एंट्रीज हम प्रीफर करना चाहिए इंस्टेड ऑफ थर्ड एंट्री। And when we close it in the profit and loss account at the end of the period or end of the year, closing entry will be bad debt recovered account to profit and loss account। ये वही एंट्री होगी जो हम प्रीवियसली कर चुके हैं बैड डेट रिकवर अकाउंट में। बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जब क्लोज करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा एक्सपेंस रिकवर हुआ है, इट मीन इनकम बनी है। नेक्स्ट हम अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट बनाए देखेंगे। ये हमारा बस अकाउंट है और इसमें है, इट वाज आल्सो फाउंड नेसेसरी टू क्रिएट एन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स ऑफ 2600। इट मीन 2009 में उसने सिर्फ हमें एक अमाउंट दी हुई है 2600, इसको वो कह रहे हैं कि इतना डाउटफुल डेट्स की जो अमाउंट है उसको एज आ अलाउंस लेंगे, तो हम इसको बैलेंस के तौर पर ले लें या प्रॉफिट एंड लॉस में कर लें, ये दोनों जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम एज आ बैलेंस ले लेते हैं 2009 में 31 दिसंबर को हम एज आ बैलेंस ले रहे हैं 2009 का 2600, तो यही हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा एट द एंड ऑफ द ईयर 2009, क्योंकि इसमें कोई और एंट्री नहीं है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की 2009 में। और उसके बाद 2010 में यही फिगर जो 2009 की क्लोजिंग थी 2010 की ओपनिंग बन जाएगी 2600 बैलेंस BD, और ये होगा ऑन 1 जनवरी 2010। उसके बाद हम 2010 में कितना अलाउंस रिकॉर्ड करेंगे, प्रोविज़न रिकॉर्ड करेंगे। एज एट 31 दिसंबर 2010 टोटल डेट्स आउटस्टैंडिंग वर 92,000 पाउंड्स। इट मीन अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स हमारे पास ये थे 92,000। इट वाज डिसाइडेड टू ब्रिंग द प्रोविज़न अप टू 4% ऑफ दिस फिगर ऑन दैट डेट। अब 2010 में 4% हम रिकॉर्ड करेंगे, 92,000 का 4% लेंगे हम, 92,000 का 4% आएगा हमारे पास 3,680
इसको हम लेंगे टोटल प्रोविज़न। अब हमारे पास चूँकि ओपनिंग बैलेंस भी है 2600, हम देखेंगे इसका जो डिफरेंस होगा वो हमारा जो इंक्रीजिंग बैलेंस होगा। इंक्रीजिंग जो होगा, जितनी अमाउंट इंक्रीज़ कर रही होगी उसको एज अ प्रोविज़न लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। अब ये देखें इनमें डिफरेंस कितना है 3680 में और 2600 में, ये हमारे पास आ गया 1080। इसको प्रॉफिट एंड लॉस में हम लेके जाएंगे एज एन एक्सपेंस, क्योंकि ये इतनी अमाउंट इंक्रीज़ कर रही है प्रोविज़न की। अब यही हम टोटल का बैलेंस ले लेंगे क्योंकि हमारे पास और कोई एंट्री नहीं है, तो ये डेबिट साइड पे बैलेंस आ जाएगा जो कि क्रेडिट बैलेंस होगा। इसको नेक्स्ट ईयर में हम ओपनिंग बैलेंस ले लेंगे। 2011 में हमने ये जो 10 का क्लोजिंग बैलेंस था, ये 11 का ओपनिंग बैलेंस होगा। बैलेंस BD ऑन 1 जनवरी 2011। उसके बाद 2011 में प्रोविज़न क्या होगी, एज एट 31 दिसंबर 2011 टोटल डेट्स आउटस्टैंडिंग वार 72,000। द अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ टू बी चार्ज टू 5% ऑफ दिस फिगर। मीन 2011 में 72,000 हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल एंड डेट्स हैं, तो इसकी अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविज़न इसकी कितनी चार्ज की जाएगी, 5% ऑफ दिस फिगर। तो 72,000 की 5% क्या होगा, 72 मल्टीप्लाई 5%, ये होगा 3600। और इसकी चूँकि हमारे पास ओपनिंग जो बैलेंस है 3620, जो बैलेंस ज़्यादा है, हम जब 3600 में से 3620 लेस करेंगे तो -80 आ जाएगा। अब इट मीन्स कि ये इंक्रीज़ होने की बजाय प्रोविज़न डिक्रीज़ हो रही है, रिड्यूस हो रही है, तो हम इसको एज अ बैलेंस ले लेंगे, एज अ इनकम ले लेंगे, जो कि अब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड की जाएगी। क्योंकि जब डेबिट हो जाता है अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स की फिगर, तो इट मीन दिस इज़ इनकम। अब रिड्यूस करेंगे हम इसको, क्योंकि ये माइनस में आ रही है, ये रिडक्शन इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट हो जाएगा, लेस 80, तो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और टोटल हम ले लेंगे क्योंकि 36 एंड 80 अब दोनों में ये इंक्रीज़ कर रहा है, तो दोनों तरफ हम 3680 लिख देंगे और बैलेंस के तौर पर 3600 ले लेंगे, जो कि इस साल की 5% था, टोटल डेट्स का, अकाउंट्स रिसीवेबल का 5% था। तो यही 3600 नेक्स्ट का 2012 का ओपनिंग बैलेंस होगा, लेकिन हमने यहाँ शो नहीं किया हुआ। तो यही जो 3600 नेक्स्ट में क्रेडिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस होगा ऑन 1 जनवरी 2013। अब ये हमारे पास ये था अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट। ये देखें हमारे पास टोटल जो है अकाउंट्स अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ये दोनों एक ही अकाउंट के नाम हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे इनकम स्टेटमेंट में क्या एक्सट्रैक्ट होगा, इन सब फिगर्स को कैसे हम रिकॉर्ड करेंगे जब इनकम स्टेटमेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे। ये हमारे पास है इनकम स्टेटमेंट एक्सट्रैक्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। एवरी ईयर हम 2009, 10 एंड 11 में करेंगे। अब हमारे पास 2009 में क्या है जी, बैड डेट्स हमारे पास कितने थे, 1400 पाउंड्स। तो हम डेबिट करेंगे क्योंकि ये एक्सपेंस होते हैं, ये इनकम स्टेटमेंट को एक्सपेंस है, लेस करेंगे, इनकम क्रेडिट होती है, ये डेबिट होते हैं। तो हमने डेबिट साइड पे किए एज अ बैड डेट्स 2009 में, एक्सपेंस है ये। उसके बाद हमारे पास अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट है, ये भी इंक्रीज़ हो रही है, फिगर 2600 है, ये भी इंक्रीज़ होगी, फर्स्ट ईयर में है, ये हमारे पास प्रीवियस से बैलेंस आया है 2600 है, ये फर्स्ट ईयर की है, मीन 2009 की। ये भी एज एन एक्सपेंस लेंगे तो डेबिट हो जाएंगे ये भी। और नेक्स्ट में हमारे पास है 2010 में हमारे पास कितने एक्सपेंस है बैड डेट्स के, जिसको राइट ऑफ किया था हमने 2200 पाउंड्स। ये हमारे पास 2200 है बैड डेट्स 2010 के। और उसके बाद है हमारे पास इसमें रिकवर्ड अकाउंट है आगे, इससे वेरी नेक्स्ट जो जे स्वीनी है, हुज
debts of 210 pounds was write off as bad debt in 2009, settled her account in full on 30th November 2010। अब 2010 में उसको जो कि राइट हमारे सेटल किया है, यही अमाउंट जो कि उस राइट ऑफ कर दी थी हमने 2009 में। ये देखें, हम ये बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे क्योंकि ये हमारी इनकम है, एक्सपेंस हमारे रिकवर हुए हैं, इसको हम करेंगे क्रेडिट। दिस विल बी आर इनकम। नेक्स्ट फिर इसमें देखेंगे हमारी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलाउंस कितने हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं 1080, क्योंकि हमने 2010 में हमारे पास इंक्रीज़ हो रहे थे, क्योंकि ये भी एक्सपेंस होंगे। ये होंगे अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स 1080 ऑन 31 दिसंबर 2010। इसमें हम देख रहे हैं। और नेक्स्ट में होंगे 2011 में हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, जो कि रिड्यूस करेंगे हम। ये हमारी इनकम होगी क्योंकि अब रिड्यूस कर रहे हैं। जब इंक्रीज़ होंगे, अब ये डिक्रीज़ हो रहे हैं तो ये इनकम होगी। जब इंक्रीज़ हो रहे थे 2009 और 10 में इंक्रीज़ हो रहे थे तो हमारा एक्सपेंस था। अब ये हमारी इनकम है, इसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये देखें यहाँ रिडक्शन इन अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट्स या रिडक्शन इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 80। अब ये हमारे पास है जी 2011 में 3800 जो हैं बैड डेट्स हैं रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। ये हमने राइट ऑफ किए थे 3800 एज अ बैड डेट्स। इसको रिकॉर्ड करेंगे 2011 में एज अ एक्सपेंस। और बैड डेट्स 31 दिसंबर 2011 3800। उसके बाद हम करेंगे जो रिकवरी हुई है हमारे पास, जो रिकवर्ड हुए हैं एक्सपेंस बैड डेट्स रिकवर्ड हुए हैं 320 हैं। और ये हमारे पास 2009 में बैड डेट किए थे और 11 में ये रिकवर हुए हैं। और ये चूँकि रिकवर हुए हैं, ये हमारे एक्सपेंस बैड डेट रिकवर हुए हैं, ये एज एन इनकम हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। ये था जी हमारा पास बैड डेट इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2009, 10 एंड 11।